हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 ऑफ फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पाला वेटलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कजाकिस्तान कंट्री को लेकर के। तो कजाकिस्तान कंट्री एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसके बॉर्डर एरियाज को अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्दर्न पार्ट पर रशिया, ईस्टर्न पार्ट पर चाइना, सदर्न पार्ट पर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड वेस्टर्न पार्ट पर कैस्पियन जो है वो एग्जिस्ट करता है। कुछ इंपोर्टेंट वाटर बॉडीज को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है अराल सी। और ये जो अराल सी है इसका एरिया टाइम के साथ में डिक्रीज हुआ है। और इसको लेकर के एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था। 2-3 वाटर बॉडीज के नेम दे दिए गए और पूछ लिया गया कि कौन सा वाटर बॉडी जो है इसके एरिया टाइम के साथ में डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा कजाकिस्तान जो है वहां पर लेक बालकस भी एग्जिस्टेंस में आती है। अभी कजाकिस्तान क्यों न्यूज में था? देखो, हमारे इंडिया में जो राजस्थान स्टेट है और वहां पर है सीकर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हमें यूरेनियम के रिजर्व देखने को मिले हैं। और राजस्थान जो है वो हमारे इंडिया में झारखंड और आंध्र प्रदेश स्टेट के बाद में थर्ड स्टेट बन गया है जहां पर यूरेनियम के रिजर्व देखने को मिले हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पर यूरेनियम को लेकर के। और इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने को मिलता है कजाकिस्तान कंट्री में। साथ ही साथ अगर हम डिस्कस करें तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया कजाकिस्तान और कनाडा दोनों के ऊपर एग्जिस्टेंस, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट करता है यूरेनियम को लेकर के। ये जो यूरेनियम है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिसिन, डिफेंस इक्विपमेंट एंड फोटोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए जो है इंडिया में यूरेनियम के रिजर्व देखने को मिले तो इनडायरेक्टली जो है वो कजाकिस्तान जो है वो न्यूज में बन गया। तो इसकी लोकेशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली। जो भी इंपोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम जो हमारा 100 डेज प्लान है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपका जो प्रीलिम्स है उसके लिए एक तरीके से क्रैश कोर्स है। 100 डेज में आपका प्रीलिम्स का जो कंप्लीट सिलेबस है, स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर पार्ट जो है वो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी एनफ प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। मतलब इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो आपको ड्यूल बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और एक आपको टेस्ट सीरीज के बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। डेली बेसिस पर हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको यहाँ पर टारगेट देंगे कि इतना पार्ट आज आपको कंप्लीट करना है। और फिर उस टारगेट के बेसिस पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन उस टारगेट को लेकर के आया है या फिर कोई पॉइंट जो है वो न्यूज में बना हुआ है, तो इस तरीके से इंटरलिंक करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब आपके पीवाईक्यूज भी यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। करंट में कोई भी स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक न्यूज में है तो उसको भी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक अवेलेबल है। और ये जो प्रोग्राम है वो 15 ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हो गई है 13 फेब और 2 डेज बचे हुए हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1105 वैकेंसी जो है उस बार एक लंबे टाइम के बाद में यूपीएससी ने रिलीज की है। काफ़ी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और अगर आप उसको ग्रैब करना चाहते हो तो कुछ ही टाइम में आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इस प्रोग्राम की जो फ़ी की अगर हम बात करें तो 3000 रुपीज़ जो है इस प्रोग्राम की फ़ी रहने वाली है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर 6 नए गवर्नर जो हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के न्यूज़ है। ये जो गवर्नर है उनकी नेम यहाँ पर शो कर रखे हैं आपको। और यहाँ पर बता रखा है कि इन गवर्नर की जो नेम लिस्ट है इनमें से एक पर्सन जो है
एस अब्दुल नजीर जो हैं वो जज रह चुके हैं और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन। क्वेश्चन उठा था कि 2016 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डीमोनेटाइजेशन किया, 500 और 1000 रुपीज़ जो बैन किए और न्यू करेंसी को यहाँ पर लॉन्च किया, वो वहाँ पर एक तरीके से जो प्रोसीजर होता है वो उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया था। तो उस केस की सुनवाई इन्होंने की थी। उस बेंच में ये जज जो है वो भी शामिल थे। साथ ही साथ में मराठा को जो रिजर्वेशन दे रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसको लेकर के भी उन्होंने सुनवाई की थी। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, ट्रिपल तलाक और साथ ही साथ में राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, इसको डिक्लेयर करने में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देना है कि कौन सा केस था जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। उस केस का नेम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब देखो यहाँ पर बात की गई है गवर्नर की, तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पार्ट 6 को लेकर के और गवर्नर को लेकर के। अब पार्ट 6 क्या है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप सभी को पता होगा कि कुछ पार्ट है हमारे और अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। तो पार्ट 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के। और इसी में स्टेट वाले पार्ट में जो आर्टिकल 152 से 237 तक रिप्रेजेंट करता है और इसी में गवर्नर के बारे में भी बातें बताई हुई हैं। आर्टिकल 153 से 162 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर की जो ऑफिस है इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है उनकी पावर को लेकर के, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के, वो सारी बातें जो हैं वो इन आर्टिकल्स में बताई हुई हैं। ओके, अब देखो, जो गवर्नर का जो रोल होता है, गवर्नर जो है उसके पास में ड्यूअल रोल होता है। एक तो गवर्नर जो है वो किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ओके, और गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस होते हैं उससे बाउंड होता है। ओके, और सेकंड रोल होता है गवर्नर का कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 जो है वो ये बोलता है कि एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। हालांकि एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। अब ये प्रोविजन जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो लाया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 157 एंड 158 जो है वो जो एलिजिबिलिटी चाहिए एक गवर्नर बनने के लिए उसके बारे में डिफाइन करता है। अब गवर्नर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पर्सन, 35 साल की एज जो है वो कंप्लीट कर चुका हो, साथ ही साथ में वो ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर मेंबर है तो गवर्नर बनने से पहले उनको क्या देना पड़ेगा? रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो उनके पास ना हो। वैसे तो गवर्नर की टर्म जो है वो 5 साल की होती है, लेकिन उससे पहले भी गवर्नर को हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए गवर्नर को लेकर के। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होती है? कोई भी जो आर्टिकल है उसका डिटेल्ड फॉर्म, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था और जब ये माना जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, इस तरीके से हर आर्टिकल में क्या क्या बेसिक बातें हैं वो बताई गई। अब जहां पर भी जिस आर्टिकल को, जैसे आर्टिकल 1 to 4 अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 जो है वो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो नेम है वो इसमें डिफाइन किया गया है। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर आर्टिकल 1 के बाद में अगर ये सारे नेम यहाँ पर लिखे जाते तो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने में जो हर्डल है वो क्रिएट होती है। तो इसीलिए किसी भी आर्टिकल को अगर डिटेल्ड फॉर्म में बताया जाना है तो फिर उसको शेड्यूल के रूप में बताया गया। ओके, तो यहाँ पर जो शेड्यूल 1 है वो हमारी डिफाइन करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम एंड जो जुरिडिक्शन एरिया है उनके बारे में। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 2 है और शेड्यूल 3 है। 2 जो है वो बात करती है किसके बारे में? वो बात करती है इमोल्यूमेंट्स के बारे में, मतलब किसी भी जो पोस्ट है इमोल्यूमेंट्स के बारे में। ओके, प्रिविलेजेस के बारे में। तो शेड्यूल 2 जो है उसमें गवर्नर की पोस्ट जो है उसके बारे में बताया गया है कि जो गवर्नर है उनको
क्या एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। अब देखो जो शेड्यूल 2 में जिन भी पोस्ट के बारे में बताया गया है ना, उनका जो भी आप उनको जो भी मनी देते हो, जो भी उनको अलाउंसेस देते हो, उनको डिक्रीज नहीं कर सकते आप नॉर्मल टाइम में। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में आप डिक्रीज कर सकते हो उसको। अब ये देखो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट हमने डिस्कस की और शेड्यूल 2 जो है उसमें गवर्नर के बारे में बताया गया है। सेंटर में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और लोकसभा जो है उसके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और स्कैग, इनके एमेंडमेंट्स के बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। और स्टेट में अगर हम बात करें तो गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्टेट असेंबली की जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, इनके बारे में, इनके एमोल्यूमेंट्स के बारे में, इनके प्रिविलेजेस के बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। अब शेड्यूल 3 जो है उसमें बात की गई है ओथ की, कि कौन कौन जो है उनको किस किस टाइम जो है वो ओथ दी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन ओथ के बारे में बताया गया है। तो शेड्यूल 3 जो है इसमें गवर्नर के बारे में नहीं बताया गया है, इसकी ओथ के बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 159 जो है वो गवर्नर की ओथ के बारे में बात करता है। तो कौन गवर्नर को ओथ दिलवाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। और इसके अलावा मतलब शेड्यूल 3 के अलावा आर्टिकल 60 जो है वो प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 69 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात करता है। तो शेड्यूल 3 में कुछ ओथ बताई गई हैं, इसके अलावा जो है वो आर्टिकल 60, 69 और 159 जो है इनमें भी ओथ के बारे में बात की गई है। अब शेड्यूल 3 में किन किन के ओथ के बारे में बात की गई है, तो देखो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, पहले हम बात करेंगे कुछ सेंटर लेवल की और फिर बात करेंगे स्टेट लेवल की। तो एमपी कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बनना चाहता है, जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है, उनको जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को पहले एक ओथ लेनी पड़ती है। ओके, इसके अलावा अगर इन जो एमपी कैंडिडेट खड़े हुए इसमें से कुछ लोग जीत कर के आ जाते हैं, ओके, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको ओथ लेनी पड़ती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनमें से भी कुछ लक्की होते हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर बन जाते हैं, तो मिनिस्टर जो हैं उनको ओथ लेनी होती है। इसके अलावा जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और कैग, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर है, सेंट्रल लेवल पर इनकी ओथ के बारे में बताया गया है शेड्यूल 3 में। और स्टेट पर अगर हम बात करें तो MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में वो सारों को ओथ लेनी होती है। फिर इनमें से कुछ लक्की होते हैं, जीत करके आ जाते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाते हैं, उनको ओथ लेनी होती है। फिर इनमें से भी कुछ लक्की होते हैं, वो मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उनको ओथ लेनी होती है। और जजेज ऑफ द कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, उनको ओथ लेनी होती है। इनके बारे में शेड्यूल 3 में बताया हुआ है। तो क्लेरिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि जिनके वेतन के बारे में, जिनके एमोल्यूमेंट्स के बारे में शेड्यूल 2 में बताया हुआ है, उनके बारे में जो है वो शेड्यूल 3 में नहीं बताया हुआ है। सिर्फ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जजेज ऑफ द हाई कोर्ट और कैग को अगर हम छोड़ दे तो ये क्लेरिफिकेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखो ओथ की हमने बात की, तो एक बार बार आप देखते हो कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो होता है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे स्टेट में ये जो पोस्ट है वो क्रिएट होने लग गई है पॉलिटिकल जो भी एजेंडा है उसको सर्व करने के लिए। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है इस तरीके की कोई पोस्ट नहीं है, और इसके लिए जो ओथ है वो एज ए मिनिस्टर ही होती है, मतलब मिनिस्टर के रूप में ये ओथ लेते हैं। ओके, अलग से इस वर्ड के लिए जो है वो अलग से ओथ नहीं है। साथ ही साथ में हमने बात की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो स्पीकर बनते हैं, जो लोकसभा में जो स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है, उसकी अलग से कोई ओथ नहीं होती है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ही ओथ लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, शेड्यूल 3 शेड्यूल 2 को लेकर के जो बेसिक डिफरेंस है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर किया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और नेक्स्ट ईयर जो है मतलब 2024 में जो है उनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, क्योंकि 1824 में उनका बर्थ हुआ था और गुजरात में उनका जन्म हुआ। और देखो उनका जो जन्म है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो फाल्गुन मंथ है उसका जो कृष्ण पक्ष है उसकी 10वीं तिथि को उनका बर्थडे आता है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो हर साल वेरी करता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर की जो तिथि होती है वो वेरी करती है। अब ये हिंदू कैलेंडर क्या होता है, देखो हिंदू रिलीजन के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर्स होते हैं, वो एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होते हैं। ये जो कैलेंडर है इसको बोला जाता है विक्रमी कैलेंडर, ओके, या फिर इसको हिंदू कैलेंडर भी बोल देते हैं। और जो इंग्लिश कैलेंडर होता है या फिर जो ईसवी कैलेंडर होता है, जिसके अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने होते हैं, ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ना, इंग्लिश कैलेंडर, ये इंग्लिश कैलेंडर जो है उससे 57 ईयर्स आगे है। मतलब अभी चल रहा है 2023 तो इसमें आप 57 ईयर अगर आप ऐड करोगे तब जाकर के विक्रमी कैलेंडर में कौन सा साल चल रहा है वो आपको पता चलेगा। ओके, तो आप बता दोगे कि कौन सा साल चल रहा है विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब ये विक्रमी कैलेंडर जो होता है इसमें भी 12 मंथ्स होते हैं, और इसके जो मंथ हैं उनके नेम जो हैं वो अलग होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो फाल्गुन जो लास्ट महीना आता है उसका कृष्ण पक्ष। अब ये कृष्ण पक्ष क्या होता है, देखो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे आप ये इस तरीके समझ सकते हो कि जैसे हमारे जो जनवरी फरवरी महीने होते हैं इनमें 7 दिन का एक वीक होता है, और इस तरीके से एक महीने में 1 मंथ में जो है 4 से 5 वीक आते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 7 दिन का एक वीक होता है ना। इसी तरीके से हर महीने में किसी में 4 वीक आएंगे, किसी में 5 वीक आएंगे। अब ये जो हिंदू कैलेंडर है, जो विक्रमी कैलेंडर है, इसमें जो महीना होता है इसमें वीक नहीं होते, सप्ताह नहीं होते, इसमें जो महीना होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है महीने का उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, या फिर इसको आप डार्क फोर्टनाइट भी बोल सकते हो। ओके, और दूसरा जो पक्ष होता है, दूसरा जो पार्ट होता है महीने का वो होता है ब्राइट फोर्टनाइट, या फिर उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ओके, तो विक्रमी कैलेंडर का जो फाल्गुन मंथ है, जो अंतिम महीना है, उसका जो पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष, उसकी 10वीं तिथि मतलब जो 10वां दिन है, उस दिन आता है महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन, बर्थडे। और ये सेलिब्रेट किया गया कल हमारे इंडिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि रिलीजन को एक तरीके से बहुत सारी बुराइयों से बचाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को लेकर के कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो इनका जो नेम था स्टार्टिंग में वो मूल शंकर तिवारी था, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हुए हैं हमारी सोसाइटी में, उनके जो अर्लियर नेम है उनको लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1824 में गुजरात की एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है, और इनके जो आइडिया है, इनके जो व्यूज हैं, वो इनकी एक फेमस वर्क है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन, इसमें लिखे हुए हैं। ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था, और फाउंडर थे वो आर्य समाज के। आर्य समाज जो है वो एक तरीके से अगर आप बात करो तो एक रिफॉर्म मूवमेंट था, वैदिक धर्म का एक रिफॉर्म मूवमेंट था। और 1876 में, 1824 में तो जन्म ही हुआ, 1876 में सबसे पहले उन्होंने स्वराज को लेकर के एक कॉल किया था, स्वराज को लेकर के एक डिक्लेरेशन की थी कि इंडिया फॉर इंडियन, इंडिया जो है वो इंडियन के लिए होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने देखो वेदास जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमारी जो एजुकेशन है वो वेदास ओरिएंटेड होनी चाहिए, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक कंप्लीट ओवरहॉल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उन्हीं की जो विजन है उसी के अकॉर्डिंग दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो एग्जिस्टेंस में आई 1886 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भी विजन था उसको रियलाइजेशन के थ्रू या एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो है वो डीएवी स्कूल्स के थ्रू किया गया। उन्होंने जो है जो भी हमारी बहुत सारी इम्पोर्टेंट, जो जैसे कि आप मान सकते हो कि बहुत सारी एविल जो थी हमारी सोसाइटी में उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की, जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज और एनिमल सेक्रीफाइस, जो एक तरीके से श्राद्ध जो होते हैं उन सभी को एक तरीके से एलिमिनेट करने की उन्होंने बात की। और वेदों की ओर लौटो, ये इंपॉर्टेंट उनका नारा था, मतलब वेदास को उन्होंने अपने मूल में रखा। ओके, तो इस महर्षि दयानंद सरस्वती को लेकर के जो भी बेसिक बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। एडिटोरियल पेज पर 2 आर्टिकल हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें राइटर ने बात किया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 9 जज बेंच को एक केस जो है वो सौंप दिया है। केस किसको लेकर के है, देखो जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है उनका जो लीडर होता है उसको पावर होती है एक्सो कम्युनिकेशन की, मतलब किसी भी पर्सन को उनकी कम्युनिटी से बाहर कर देना। अब कम्युनिटी से पर्सन बाहर हो जाता है तो उनको जो भी उनका
बर्निंग राइट्स है, जो एक तरीके से उनको जो दफनाया जाता है डेथ के बाद में, वो राइट्स से उनको दूर कर दिया जाता है और जो भी उनकी पिलग्रिमेज साइट होती है वहाँ से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो 1949 में बॉम्बे में एक एक्ट बना था और उस एक्ट के बेसिस पर जो एक्जो कम्युनिकेशन है उसको बैन किया गया था। फिर केस की सुनवाई हुई और 1962 में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इस एक्ट को बैन किया और ये बोला कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का जो हेड है उसको पावर है एक्जो कम्युनिकेशन की, क्योंकि एक तरीके से कम्युनिटी के जो भी अफेयर्स है उनको मैनेज करना जो है उसकी प्रायोरिटी होती है। आर्टिकल 26 जो है इसकी पावर देता है, तो इसके बेसिस पर इसको क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जाना चाहिए उनकी एक्जो कम्युनिकेशन को। लेकिन 1986 से जो ये रिजल्ट आया था 1962 में, इसको रिव्यू करने की बात रखी जा रही थी। तो बहुत लंबे टाइम से ये जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग में है और उसी का सॉल्यूशन देने की अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर 9 जज बेंच जो एक तरीके से सबरीमाला जो केस है उसका भी एक रिजल्ट देने की फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो इशू है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो एक एक्ट लेकर के आई और इसमें उन्होंने एक्जो कम्युनिकेशन जो है उसको बैन किया है। और उसमें अगर कोई पर्सन इस तरीके से एक्जो कम्युनिकेट करता है किसी इंडिविजुअल को तो उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन और पनिशमेंट देखने को मिलेंगी। तो उसी को लेकर के यहाँ पर सुनवाई की जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपने कम्युनिटी के राइट्स को तो मेंटेन करने की बात कर दी, लेकिन एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है उसके राइट्स को आपने यहाँ पर मेंटेन नहीं किया, क्योंकि एक पर्सन को अगर कम्युनिटी से बाहर कर दिया तो कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। वो अपने जो भी अफेयर्स है, पर्सनल अफेयर, इंडिविजुअल अफेयर जो है वो किस तरीके से मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर सिरूर मठ केस की भी बात की गई है। 1954 में एक सिरूर मठ केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि कोई भी कम्युनिटी के उन्हीं पॉइंट्स को हम एप्लीकेबल करेंगे जो जो है वो उस रिलीजन के लिए जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, और इसी पॉइंट को फोकस करते हुए आनंद मार्ग जो सेक्ट है उसका जो तांडव डांस शो किया जाता था स्ट्रीट में उसको बैन कर दिया गया था कि आपके सेक्ट के रेगुलर नहीं करता है, आपके सेक्ट में इसेंशियल नहीं है ये पॉइंट। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 21 जो है एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी होती है उसको यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो इंडिया और यूएस के रिलेशन बन रहे हैं किसको लेकर के, स्पेस सेक्टर को लेकर के। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि इंडिया और यूएस जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। चाहे आप बात कर लो कि इंडिया की अभी स्ट्रेटजी क्या है स्पेस को लेकर के और इंडिया जो है वो कितने मिशन एस्टेब्लिश कर पाता है, तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि इंडिया और यूएस जो है वो स्पेस सेक्टर में जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें पहले जो डिफरेंस है उसको फोकस किया जाना चाहिए। जैसे कि दोनों ही कंट्रीज में इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों ही कंट्री फोकस कर रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस सेक्टर में। तो इसमें इंडिया ने भी ओपन कर दिया है और वहाँ पर जो स्पेस एक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलाउ किया है यूएस में। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि देखो अच्छी बात है दोनों कंट्री साथ में मिलकर के कोलैबोरेशन करके अच्छे से एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन पहले जो है वो दोनों को इक्वली तरीके से स्टैंड करना चाहिए। हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, यूएस में जाकर के नासा में वो बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इससे सीख पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो अभी मद्रास हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज जो है वो अपॉइंट किया गया, विक्टोरिया गोरी। इसको लेकर के कुछ पिटीशन डाली गई कि इनको जो आप अपॉइंट कर रहे हो कोलिजियम सिस्टम ने जो ये अप्रूवल दिया है वो गलत है, क्योंकि 2018 में इनके कुछ स्पीच आप देखिए जिनमें काफ़ी हेट स्पीच देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पिटीशन डाली गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि कोलिजियम सिस्टम का जो हमने डिसीजन है उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पर देखो बोला गया है कि 2 पॉइंट है, एक तो है मोर्टिलिटी, मतलब एक तो है एलिजिबिलिटी और दूसरा है सूटेबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 जो है वो देता है हमें कि कोई भी एडवोकेट जो है 10 साल का एक्सपीरियंस हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो उसको हम जज बना सकते हैं। और दूसरा है सूटेबिलिटी। तो सूटेबिलिटी जो है वो कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है। तो कोलिजियम सिस्टम ने यहाँ पर रिजल्ट दिया, उसके बाद में उसको आप जुडिशियल रिव्यू के ऊपर रख रहे हो, तो सूटेबिलिटी पॉइंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्रूवल यहाँ पर नहीं किए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए,
देखो, आप सभी को पता है कि G20 ग्रुप की जो मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है रेगुलर, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास में है। वो तो यहाँ पर बात किया गया है जो 80 रिवर है। काशी जो जगह है उसका नाम है वाराणसी। और क्यों है वाराणसी नाम? क्योंकि वरुणा और 80 रिवर जो है वो यहाँ पर आकर के गंगा में मिलती है। गंगा की इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उनके किनारे पर ये सिटी बसा हुआ है, इसलिए इसको वाराणसी के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर जो 80 रिवर है वो एक तरीके से नालों में कन्वर्ट हो गई है, और मैक्सिमम पोल्यूशन की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है 80 रिवर के बारे में कि उसके अपग्रेडेशन के लिए हमें काम करना चाहिए, ताकि टाइम के साथ में ये जो रिवर है वो एग्जिस्टेंस में ही ना रहे, ऐसा ना देखने को मिले। जिस रिवर के बेसिस पर किसी सिटी का नेम है तो उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है हमें काम करना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।